दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतबीर दलाल अपने यूट्यूब के भारत लिंक के ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों सबसे पहले तो जो मेरी कल की वीडियो थी उसमें मैं आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो मेरे प्रति समर्थन दिखाया, जो मेरे व्यूज़ आए, जो आपने मेरी वीडियो को देखा और सब्सक्राइबर के रूप में जो आप लोगों ने मेरा सहयोग किया, उसके लिए मैं आपका दिल से बहुत-बहुत आभारी हूँ। और उम्मीद करता हूं कि आप आगे भी इस तरह मेरा सहयोग करते रहेंगे, मेरी वीडियो को देखते रहेंगे और अपना प्यार मुझे देते रहेंगे। इसके लिए एक बार फिर से धन्यवाद। अच्छा, दूसरा ये है दोस्तों कि मैं कल की जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मेरे बहुत से दोस्तों ने ये कमेंट किया था कि आपको इसमें बीजेपी की तो लड़ाई दिखाई दे रही है, लेकिन आपको कांग्रेस की लड़ाई दिखाई नहीं दे रही। तो सबसे पहले दोस्तों मैं अपने उन दर्शकों को, उन दोस्तों को ये बताना चाहूँगा, ये कहना चाहूँगा कि कल अगर आपने उस वीडियो को थोड़ा-सा और ध्यान से देखा होता, तो आप खुद ही समझ जाते कि मैंने उस वीडियो में ये कहीं नहीं कहा कि बीजेपी के अंदर आपसी लड़ाई है, अंदर की खींचतान है। मैंने ये कहा था कि ये जो लड़ाई दिखाई जा रही है, ये वास्तविक लड़ाई नहीं है। इस लड़ाई का ड्रामेबाजी की जा रही है, इस लड़ाई की एक्टिंग की जा रही है। जनता को ये, हरियाणा की जनता को ये दिखाई दे रहा है कि जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं और वो अमित शाह जी हैं, उनमें आपस में नहीं बनती और वो एक दूसरे के विरोधी हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पटकथा जानबूझ के लिखी स्क्रिप्टेड लड़ाई है, ये कोई वास्तविक लड़ाई नहीं है। और दोनों ने मिलकर ने, पार्टी हाईकमान ने और खट्टर साहब ने मिलकर इस पटकथा को लिखा है और ये लोगों को भ्रम में डालने के लिए ये लड़ाई दिखाई जा रही है। हकीकत में बीजेपी के अंदर, पार्टी हाईकमान के अंदर, स्टेट हाईकमान और सेंटर हाईकमान में किसी भी तरह की कोई भी लड़ाई नहीं है। ये मैंने आप दोस्तों, ये तो थी कल की बात। अब हम थोड़ा पहले ये चर्चा करेंगे कि वो जो नूरा कुश्ती थी उसकी परिणति क्या रही, यानी उसका नतीजा क्या रहा। तो मैं एक बार फिर से चर्चा करना चाहूंगा जो हमारे नए दर्शक उनके लिए, कि जब 28 अगस्त को पार्टी हाईकमान की जब मीटिंग हुई थी, उसमें पार्टी हाईकमान ने, यानी अमित शाह जी ने और मोदी जी ने, हालांकि और भी उसमें कद्दावर नेता थे, लेकिन उन्होंने 55 नामों को सिलेक्ट कर दिया था और ये कर दिया था, लिस्ट फाइनल बना दी थी कि ये 55 आदमी है, इन्हीं में से टिकटें दी जाएंगी, इनको टिकट दी जाएगी। लेकिन उसमें यह निर्णय हुआ कि जो जींद की रैली है, इस लिस्ट को उसके बाद जारी किया जाएगा और लोगों को यह कहा जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप अपने जो फॉलोअर्स हैं, अपने साथी हैं, अपने समर्थक हैं, उनको उसमें लेके आए, जींद रैली में लेके आए और वहां पर भीड़ इकट्ठी करें। और उस भीड़ में, उस रैली में अमित शाह जी हैं, वो चुनावी बिगुल बजाएंगे, उसका चुनावी शंखनाद करेंगे, श्री गणेश करेंगे उस रैली के माध्यम से। लेकिन पता नहीं कैसे वो जो लिस्ट थी 55 नामों की दोस्तों, वो लीक हो गई। और वो लीक होते ही जिसकी उसमें नाम थे वो तो खुश हो गए, लेकिन जो और दावेदार थे उनमें हड़कंप मच गया और वो सीधे अपने अपने आकाओं पर जाकर उन्होंने हो हल्ला शुरू किया और उन्होंने अपनी नाराजगी दिखाई। इससे बीजेपी के पार्टी हाईकमान के, केंद्रीय हाईकमान के हाथ पांव फूल गए और उन्होंने उस लिस्ट को तो रोका ही रोका और साथ में ये भी निर्णय लिया कि इस रैली के अंदर, क्योंकि लोगों को इसके बारे में पता चल गया है, तो जिन लोगों को टिकट नहीं मिली, न तो वो खुद जाएंगे और न ही अपने समर्थकों को लेके जाएंगे, यानी भीड़ जुटेगी। और अगर भीड़ नहीं जुटेगी तो अमित शाह जी का जो वो शो है वो फ्लॉप हो जाएगा और इसका आने वाली राजनीति में बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो इन्हीं सब बातों को देखते हुए अमित शाह जी ने उस रैली में अपना आना स्थगित कर दिया और अपना तो आना स्थगित किया ही किया, साथ में मनोहर लाल खट्टर जी को भी रोक दिया कि वो भी अगर इस रैली में जाएंगे तो, क्योंकि सर्वे सर्वा तो हरियाणा के मनोहर, बीजेपी के मनोहर लाल खट्टर जी हैं। नायब सैनी जी को तो सबको पता है कि कैसे उन्होंने वो जो बैठा रखे है, वो डम्मी, एक तरह से डम्मी मुख्यमंत्री के रूप में चर्चा है उनके, वो बैठा रखे हैं। तो अगर वो उसमें चीफ गेस्ट के रूप में चले जाएं और उससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा, और जन आशीर्वाद के रूप में इसी तरह उन्होंने अपना एक छोटा रोल निभाया और 2-3 हजार 4 हजार आदमी जो थे वो उस रैली में गए और वो एक तरह से फ्लॉप शो साबित हुआ।
तो ये तो थी अब तक की अपडेट दोस्तों। अब मैं उससे आगे की आपको बताना चाहूंगा कि अब आगे क्या चल रहा है और आगे की परिस्थितियां से क्यों अमित शाह के जो है वो हाथ पांव फूले हुए हैं, बुरी तरह घबराए हुए हैं, और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए नरेंद्र मोदी जी के दिल की धड़कनें क्यों बंद होने लग रही है, क्यों मंदी हो चुकी है और उनके नीचे से जमीन खिसकती दिखाई दे रही है। तो उसकी वजह क्या है? तो उसकी वजह है दोस्तों असंतोष। पार्टी के जो टिकट लेने वाले हैं वो असंतोष है, उनके अंदर इतना ज्यादा असंतोष है और उनका अपना भविष्य ऐसा अंधकार में दिखाई दे रहा है कि उनमें हड़कंप मचा हुआ है। उसके बाद एक मीटिंग और हुई है दोस्तों, और उस मीटिंग में जो इसके स्टेट की तरफ से अपने जो मनोहर लाल खट्टर जी भी थे, बड़ौली जी भी थे, और भी एक दो कद्दावर नेता था, और सेंटर हाईकमान के, पार्टी के हाईकमान के वो भी नेता थे, नड्डा जी के, उसके ऊपर हुई थी। और बड़ी मुश्किल से 35 नाम फाइनल हो पाए हैं। 35 नाम तो वो फाइनल हो पाए हैं जिनके अंदर किसी भी तरह का कोई भी वो नहीं है कि इनको टिकट नहीं मिलनी चाहिए। यानी लोग 35 आदमियों, उसमें भी पार्टी को ये लग रहा है कि इन 35 आदमियों का भी विरोध होगा ही होगा। इसलिए आज तक न तो वो सीट जारी, लिस्ट जारी कर पाई है, न नाम फाइनल हो पाए हैं। क्यों? क्योंकि बीजेपी को लगता है कि अब की बार जैसी विकट परिस्थिति है, अब की बार वो बीजेपी के सामने कभी भी नहीं आई। और जो बीजेपी के वर्तमान में हरियाणा के नेता हैं, जो चुने हुए नेता और मंत्री विधायक जितने भी हैं, वो जो पिछली सीटों पे चुनाव लड़ रहे थे, वो भी उन सीटों पे चुनाव लड़ने के लिए इनकार कर रहे हैं, और उनको कोई भी सुरक्षित सीट दिखाई नहीं दे रही जहां से उनकी जीत सुनिश्चित हो सके। अब हालत ये हो चुकी है दोस्तों के बीजेपी को 90 सीटों के लिए उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे। जो जिन उम्मीदवारों को वो जबरदस्ती चुनाव लड़ाने के लिए बोल रहे हैं, वो चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे। क्यों? क्योंकि उनको ये दिखाई दिया कि अगर वो उस सीट से चुनाव लड़ेंगे तो एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा है कि वो प्रदेश में अपनी सीट, कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट मांगने के लिए भी नहीं जा पाएंगे, और इतना बुरा हाल है। और एक दोस्तों, आप एक देवेंद्र बबली हैं, मैं थोड़ा सा उनके बारे में बताना चाहूंगा। देवेंद्र बबली जी जजपा के विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं जजपा के कोटे से, लेकिन उन्होंने अपनी जजपा के बारे में इतना नकारात्मक बोला था कि अगर जजपा कहीं जाए तो वो लोहे के अंडरगारमेंट पहन के जाए ना, यानी इतना खराब बोला था। और अब हालत ये हो गई है कि कांग्रेस ने उन्होंने लेने से मना कर दिया और बीजेपी ने उनको ज्वाइन करवा दिया। एक ऐसा आदमी जो ऐसे विचार रखता है, अपनी ही पार्टी के प्रति इतने नकारात्मक विचार रखता है, उसको भी बीजेपी ने इसलिए ज्वाइन करवा दिया कि कहीं ना कहीं से तो एक, कम से कम एक टिकटार्थी तो उसे मिले। देवेंद्र बबली जी के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। ये वही देवेंद्र बबली हैं जिन्होंने मनोहर लाल खट्टर जी के प्रिय सुभाष बराला जी, जो कि बीजेपी के हरियाणा के अध्यक्ष हुआ करते, उनको हराया था। और एक तरह से उनका काफी नाम था, काफी लोकप्रिय थे। लेकिन वक्त के साथ सिर्फ 5 साल में जो जजपा ने वो जजपा ने जो इसके साथ अलायंस किया, गठजोड़ किया बीजेपी के साथ, उसमें उसका इतना ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा कि उसके सारे के सारे 10 में से 7 जो नेता है वो उन्होंने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लिए, 7 विधायक छोड़ चुके हैं, और देवेंद्र बबली भी उनमें से एक है। तो खैर, हमारी चर्चा ये थी कि वर्तमान परिस्थितियां ऐसी हैं कि न तो उसमें मोदी जी को कुछ समझ में आ रहा है, और न उसमें अमित शाह को कुछ समझ में आ रहा है कि क्या करें, कैसे इस माहौल को शांत करें। और यही कारण है कि नॉमिनेशन के अंदर एक दिन बचा हुआ है। परसों तो नॉमिनेशन हो जाएगा, आज तक बीजेपी की जो लिस्ट है वो जारी नहीं हो पाई है। क्यों? क्योंकि बीजेपी को कोई भी नेता ही नहीं मिल रहा है, कोई उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा है जिसको ये कह सके कि ये हमारा नेता जीत जाएगा। और ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अब की बार जितने तो मोदी की गारंटी काम कर रही है, न अच्छे दिन काम कर रहे हैं, न मोदी का कोई नारा काम कर रहा है। और मोदी है तो मुमकिन तो ऐसा गायब हुआ है कि लोगों को यही नहीं पता कि मोदी है तो मुमकिन था भी या नहीं था। और जो बीजेपी के जो उम्मीद थे, जो नरेंद्र मोदी, जिसको लोग ये कहा करते कि आज नरेंद्र मोदी है तो बीजेपी है, नरेंद्र मोदी नहीं है तो बीजेपी नहीं है, आज वो भी खत्म हो चुका है। और खुद नरेंद्र मोदी का जो ये कहा करते कि वो 56 इंच का सीना है, आज वो 26 इंच का सीना रह गया है। और पूरी की पूरी बीजेपी को ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि इस चुनाव को, हरियाणा के चुनाव को हैंडल करें तो कैसे करें। क्यों? क्योंकि हरियाणा की हार का मतलब ये है कि आने वाले समय में दिल्ली की हार।
और दिल्ली की हार का मतलब ये है कि बीजेपी का सफाया होना। तो इसलिए हरियाणा के अंदर पार्टी क्या करेगी, कैसे करेगी, न तो लिस्ट जारी कर पा रही है, ना उसको समझ में आ रहा है कि 90 सीटों पे उम्मीदवार लाएँ तो कहाँ से लाएँ? और अगर जो कुछ एक आधा वो है वो अगर उसको टिकट नहीं मिला तो वो या तो निर्दलीय लड़ेगा या किसी दूसरी पार्टी में जाकर ना खुद के बल पर जीत सकता है, अन्यथा बीजेपी के वोट किसी को मिलने की संभावना नहीं है। आने वाले इस इलेक्शन में बीजेपी को जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं और जो लड़ाई हो रही है, जो हड़कंप मचा हुआ है, उससे तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के खिलाफ इतनी ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है कि सूपड़ा साफ होने की संभावना है। अब तक तो ये लग रहा था कि शायद 20 सीट के आसपास तो बीजेपी को मिल सकती हैं, लेकिन अब जो परिस्थितियाँ बनती जा रही है और जो दिखाई दे रही हैं, उससे ये लग रहा है कि 20 तो क्या 5 सीट भी आने की संभावना नहीं लग रही बीजेपी की। और इतनी करारी शिकस्त तो बीजेपी को मिलने जा रही है हरियाणा के अंदर, उसके लिए कोई और ज़िम्मेदार नहीं है, उसके लिए खुद बीजेपी की सरकार ज़िम्मेदार है, केंद्र की सरकार ज़िम्मेदार है, हरियाणा की सरकार ज़िम्मेदार है। क्योंकि जैसे इन्होंने तानाशाही के फैसले लिए, जैसे इन्होंने क्राइम को बढ़ावा दिया, खैर इतनी लंबी लिस्ट है, उसके ऊपर दोस्तों मैं ज़रूर इसी चुनाव से पहले ही एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, चर्चा आप लोगों से ज़रूर करूँगा कि ये वो ऐसे कुकर्म थे जिससे बीजेपी के खिलाफ इतना नकारात्मक माहौल बना। और इस चुनाव के अंदर जो पिछले चुनाव में सबसे बड़ी गलती थी और जब सबसे बड़ी शिकस्त मिल रही है, वो जज़्बा को मिलने जा रही है। क्यों? क्योंकि लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोटिंग दी थी की थी, जनमत जो था वो बीजेपी के खिलाफ था, लेकिन जज़्बा ने सारी चीज़ों को देखते हुए बिना शर्त जो उसको समर्थन दिया था, उसका खामियाज़ा सबसे ज़्यादा जज़्बा को ही सहन करना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि जज़्बा की एक भी सीट आ जाएगी। अगर सीटों के बँटवारे से असहमत कोई कद्दावर नेता टिकट लेने में सफल हो गया और टिकट लिया तो वो अपने दम पे तो एक आधी सीट निकाल सकता है, लेकिन जज़्बा की वोट किसी को नहीं मिलने जा रही। और यही हाल मेरे हिसाब से तो इनेलो का भी होने जा रहा है। कुल मिलाकर अब की बार जो चुनाव है वो दो धुरी चुनाव है, 2 ही पार्टियों में मुकाबला और वो है सिर्फ़ बीजेपी और कांग्रेस। और इसमें मैं मुकाबला भी नहीं मानता कि जब इतनी करारी शिकस्त बीजेपी को मिलने जा रही है तो कांग्रेस का कोई मुकाबला होगा, ऐसा मुझे नहीं लग रहा। एक पक्षीय कांग्रेस के रूप में जो विजय मिलने जा रही है वो एक पक्षीय जीत दिखाई दे रही है। और मुझे लगता है कि इस चुनाव में जो कांग्रेस की सीट है वो 70 के आर-पार तो ज़रूर शायद हो जाएँगी। एक बार पिछले 2019 में मोदी जी ने जो नारा लगाया था कि अब की बार 75 पार, तो मुझे लगता है कि 2019 में उनका कहने का ये तात्पर्य था कि अगले चुनाव में कांग्रेस 75 पार। और वर्तमान में जो परिस्थिति है बीजेपी के खिलाफ जो दिखाई दे रही है, उसे वास्तव में ही अमित शाह की समझ में नहीं आ रहा है, नरेंद्र मोदी जी की समझ में नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें? इसको माहौल को शांत करें तो कैसे करें? इलेक्शन तो दोस्तों 1 महीने बाद है, लेकिन अब जो परिस्थितियाँ हैं मोदी और शाह जी के बीच में, वो परिस्थितियाँ ये है कि कार्यकर्ताओं को कैसे समझाएँ, टिकटार्थियों को कहाँ से लेके आएँ, उनको अपनी सीटों से जो पार्टी हाईकमान चाहता है, उन सीटों से चुनाव लड़ने के लिए कैसे तैयार करें? इतनी बुरी परिस्थितियाँ आ चुकी हैं। इसके बाद में अगर कोई लिस्ट जारी होगी, कहाँ से कौन लड़ेगा और उसकी क्या स्थिति रहेगी, उसके बारे में जैसे ही बीजेपी की लिस्ट आएगी, मैं आप लोगों को बताऊँगा। लेकिन वर्तमान में तो मैं यही कह रहा हूँ कि अमित शाह जी का जो है वो घबराए हुए हैं, नरेंद्र मोदी जी भी घबराए हुए हैं, नरेंद्र मोदी जी की दिल की धड़कनें रुकी हुई हैं। अमित शाह जी को ये लग रहा है कि उनके पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक चुकी है। ख़ैर जैसा भी है, जो भी परिस्थितियाँ आती रहेंगी, जैसा भी आता रहेगा, मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। और ये दोस्तों मैं एक चीज़ फिर कहना चाहूँगा कि ये मेरे अपने विचार हैं, मेरी अपनी कैलकुलेशन है। हो सकता है ये गलत हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये गलत है, तो मैं चाहूँगा कि आप अपने विचार ज़रूर बताएँ। कमेंट के रूप में अपने विचार बताएँ। अगर मैं सही हूँ, तो मैं आप लोगों को उस पे कमेंट करिए कि मैं बिल्कुल सही हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ, तो भी मैं आप लोगों से गुज़ारिश करना चाहूँगा कि आप कमेंट के रूप में ज़रूर बताएँ कि मैं गलत हूँ। जैसा भी जो भी आपका विचार है, वो ज़रूर बताएँ ताकि मुझे भी अच्छा लगे और आगे आने वाले टाइम में मैं आप लोगों के अनुसार अपनी राय बना सकूँ और परिस्थितियों के अनुसार जो भी मेरा तजुर्बा है, उसके अनुसार भी मैं आप लोगों को अवगत कराता रहूँ। इसके साथ ही आपने मेरा ये वीडियो देखा, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और जैसा फिर कहना चाहूँगा, जैसे पिछली वीडियो में आप लोगों ने जो प्यार और समर्थन मुझे दिया, उसके लिए मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में भी और अगली आने वाली वीडियो में भी आप अपना भरोसा मुझ पर दिखाते रहेंगे। इसके साथ ही एक बार फिर से आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।